सितंबर एंड अक्टूबर के अंदर ये असिंचित चने की खेती होती है। तो ये बीज दर आपको जितना लेट करते हो उतना ज्यादा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी खरपतवार नाशी का उपयोग करने से पहले आप सोचना, क्योंकि चना बहुत सेंसिटिव क्रॉप है। तो अभी ठंडी पड़ना शुरू होगा नवंबर में, वहाँ पे अभी आपको कोई नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है। स्पेशली चने में आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पे डेफिशिएंसी अगर आई तो कम फूल आएंगे, कम पोड़ बैठेंगे। पाला पड़ना एक स्वाभाविक है। इस समय के लिए आप एक पानी को बचा के रखें। बीज दर रखना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें उगटा भी आता है और पाला भी पड़ता है। उसमें नंबर ऑफ प्लांट कम हो जाते हैं। 25 से 30 पौधे प्रति स्क्वायर मीटर में अगर हो तो उत्पादन अच्छी तरह से 5, 6, 7 क्विंटल तक जा सकता है। बहुत कम लागत में अच्छी खेती है और प्रोडक्शन भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। नमस्कार किसान भाइयों, रब्बी की मुख्य दलहनी फसल जो लगभग पूरे भारत में बोई जाती है, उस फसल को आपके पास लेके आए हैं। उस फसल का विशेष जो समस्या है उसको लेके आए हैं, और उस फसल का नाम है चना ग्राम, बंगाल ग्राम। सब लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से इसे पुकारते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तकरीबन सभी राज्यों में उगाया जाता है। दक्षिण भारत में बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य की उत्पादकता जो कि बहुत ज़्यादा है, 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर, वो पूरे राज्य का एवरेज है, यानी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य आते हैं। गुजरात में तकरीबन 10 क्विंटल यानी कि 1000 किलो प्रति हेक्टर उत्पादन होता है। आपके खेत में कितना उत्पादन होता है प्रति हेक्टर या प्रति एकड़? आप कितना उत्पादन लेते हो वो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पे मैं आपको इसलिए उत्पादकता बताई मैंने कि 1 हेक्टर के अंदर तकरीबन 10 क्विंटल से लेके 15 क्विंटल पकता है, यानी कि 1 एकड़ के अंदर 4 से 6 क्विंटल पकड़ सकते हो। 4 क्विंटल पकने वाला है, वो 5 या 6 पे कैसे जाए? ज्यादा उत्पादन 10%, 20% उत्पादन कैसे बढ़े, वो टेक्निक्स के बारे में हम बताएंगे। ज्यादातर किसान भाई चने की खेती के बारे में जानते हैं। नॉर्मली क्या होता है, चने में 2 तरह की किस्में होती है, एक काबुली चना और एक देसी चना। काबुली चना में बहुत सारी किस्में उपलब्ध है, और दूसरा जो देसी चना होता है उसमें भी बहुत सारी किस्में उपलब्ध है। वैसे चना सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पैदा होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ में यूपी में, थोड़ा बहुत गुजरात में, महाराष्ट्र में और अन्य कई राज्यों में ये उत्पादन होता है। तो वहाँ पे जो भूमि है, मिट्टी है, वो अलग अलग तरह की है। काली मिट्टी भी है, दोमट भी है, हल्की जमीन में भी होता है। और चना बहुत ही शॉर्ट टर्म है, लेकिन 2 पद्धतियों से होता है। जैसे पहली पद्धति है असिंचित, मतलब मॉनसून जैसे ही बारिश खत्म होने की कगार पे होती है तब आप बुआई कर दो, और फिर 1 या 2 पानी से हो जाता है। या तो पूर्णतः पानी नहीं देते, ऐसी भी फसल होती है, तो उसको असिंचित बोलते हैं, बिन पियत बोलते हैं, अनइरिगेटेड बोलते हैं। और दूसरी इरिगेटेड होती है। इरिगेशन में भी ज्यादा पानी चाहिए नहीं। वैसे इरिगेटेड करना हो तो थोड़ा आप लेट प्लांटिंग कर सकते हो, जैसे कि नवंबर तक कर सकते हो। उसमें आपको 3 या 4 पानी देने की आवश्यकता होती है। तो हम अभी उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसका ब्यौरा देखेंगे, क्योंकि चने का बीज दर वो एक बहुत मायने रखता है उत्पादन बढ़ाने में। चने का दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि है उगटा रोग। तीसरा है चने में फलियों में आने वाली इल्ली, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। चने के अंदर रस्ट नामक रोग आता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोग है। उसके साथ ही साथ में चने के अंदर खरपतवार का जो वो शुरुआती अवस्था में आपको नियंत्रण में लेना पड़ेगा। बाद में चना एक ऐसी फसल है, खुद उसके अंदर से ऑक्जेलिक एसिड नाम का एक द्रव्य बनता है, जो द्रव्य पत्तों से बाहर आता है, जो खारा या खट्टा सा थोड़ा सा लगता है, और वो खुद नीचे से उगने वाले, बाद में जो खरपतवार उगने वाले हैं उनको खत्म कर देता है। तो शुरुआत में खरपतवार नियंत्रण, बीज दर, पानी और उर्वरक, और जो मैंने 2-3 रोग या कीट बताए वो, उसका व्यवस्थापन कैसे करेंगे, वो पूरा का पूरा ब्यौरा हम अभी देखेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं जमीन की तैयारी से। अगर आप असिंचित चने की खेती कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कई किसान भाई धान की खेती के बाद तुरंत चना का बुआई करते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि सितंबर एंड अक्टूबर के अंदर ये असिंचित चने की खेती होती है, जहाँ पे पानी का भराव रहता है। जो एरिया में, गुजरात में ऐसी कई जगह है कि जहाँ पे पानी भर जाता है, जैसे सौराष्ट्र में गेड़ विस्तार है, और मध्य गुजरात में तारापुर के आसपास का इलाका है। आपके एरिया में भी कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पे मानसून में पानी भरा रहता है,
फिर पानी बह के चला जाता है। बाद में आप उसी पानी में मतलब जमीन में जो नमी होती है उसी का सहारा लेके बिजाई कर देते हो और असिंचित चने की खेती कर सकते हो। अगर आप इसमें देसी चना का खेती कर रहे हो तो देसी चना का साइज छोटा आता है तो दानों की संख्या ज्यादा रहती है। वहां पे आपको सितंबर एंड में या तो अक्टूबर के मंथ में अगर आप करना चाहते हो तो वहां पे आपको 18 से 20 किलो प्रति एकड़ बीज लेना है। यानी कि आपका नवंबर का पहला या दूसरा पखवाड़ा पहुंच जाता है तो आपको थोड़ा सा 30% बीज दर बढ़ाना पड़ेगा। यानी पहले आपने लिया था 18 से 20 किलो, अभी आपको 30% बढ़ाना है तो यानी 25 से 30 किलो लेना पड़ेगा। अगर उससे भी लेट जाते हो, आप दिसंबर के पहले पखवाड़े में भी चने का बुआई कर सकते हो, लेकिन वहां पे सिंचित ही कर सकते हो, बिना सिंचित असिंचित वाला नहीं कर सकते। तो वहां पे सिंचाई की व्यवस्था है और लेट कर रहे हो तो आपको वहां पे और 30% यानी कि 25 का और 30% यानी कि 32 से 35 किलो बीज दर लेना पड़ेगा। तो ये बीज दर आपको जितना लेट करते हो उतना ज्यादा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो काबुली चना की खेती कर रहे हो तो वहां पे आपको 25 से 30 किलो मिनिमम बीज दर रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि 1 स्क्वायर मीटर में आपका फाइनली 25 से 30 पौधे आने चाहिए तो आपका प्रोडक्शन अच्छी तरह से मिलेगा। अभी खेत की आपने अच्छी तरह से तैयारी कर ली, मतलब आपने रोटोवेटर कल्टीवेटर लगा के प्लेन खेत कर दिया और उसके अंदर बिजाई की मशीन से आपने प्लांटिंग कर दी। तो प्लांटिंग करनी है आपको कम से कम पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम से कम 30 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर रख सकते हो। तो इस तरह से प्लांटिंग हो जाएगा आपका, तो आपको पौधों की संख्या बरकरार रहेगी, अच्छी तरह से वृद्धि विकास भी होगा और डालियों का फूटान भी अच्छी तरह से हो पाएगा। उसको पर्याप्त मात्रा में जमीन में से नमी और खाद भी मिलेंगे और ऊपर से सूर्य प्रकाश भी मिलेगा तो पौधा अच्छी तरह से वृद्धि विकास कर पाएगा। यहाँ पे आपने बिजाई कर रहे हो तो एक महत्व का मुद्दा मेन पॉइंट आता है उर्वरक का। वैसे असिंचित खेती कर रहे हो तो उसमें ज्यादा उर्वरक की जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी जमीन में मध्यम उर्वरकता है या तो कम उर्वरकता है तो आपको कम से कम 1 एकड़ में 25 किलो डीएपी डालना अति आवश्यक है। आपकी उर्वरकता बहुत कम है तो 50 किलो डीएपी भी डाल सकते हो। वैसे चना एक दलहनी फसल है इसलिए उसमें बाद में नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता होती नहीं, खुद का नाइट्रोजन खुद बनाता है। लेकिन शुरुआती अवस्था में पहले 10 दिन के वृद्धि विकास के लिए उसको नाइट्रोजन थोड़ा चाहिए। इसलिए जो डीएपी में जो नाइट्रोजन का भाग है अमोनियम, डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो अमोनियम वाला पार्ट है जो उससे थोड़ा बहुत नाइट्रोजन मिल जाएगा, उससे हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल रहे हो तो सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको कम से कम 2 से 3 बोरी डालना पड़ेगा, यानी 100 से 150 किलो डालना पड़ेगा। मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट में नाइट्रोजन बिल्कुल होता नहीं है तो आपको कम से कम 10 से 15 किलो यूरिया डालने की आवश्यकता रहेगी शुरुआती अवस्था में। तो अभी ये उर्वरक की बात हो गई, लेकिन अभी मैं और एक बात एक्सटेंड करूंगा। जब आपको प्रोडक्शन 20 से 30% ज्यादा लेना है तो यहाँ पे जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा होनी जरूरी है। पिछली फसल के अवशेष भले ही आपने निकाले हो या नहीं निकाले हो, ये चने वाले फील्ड में आपको ऑर्गेनिक मैटर यानी कि सेंद्रीय उर्वरक डालना पड़ेगा। सेंद्रीय उर्वरक में खाद में ऐसा होता है कि आप गाय का गोबर वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन वो अच्छी तरह से सड़ा गला होना चाहिए, नहीं तो उकटा रोग के आने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि उकटा रोग की फफूंदी जो है वो जमीन में रहती है और जमीन में बहुत सालों तक रहती है। जैसे ही आप ऑर्गेनिक मैटर डालोगे वो बढ़ेगी और फिर चने की बिजाई जब करते हो तो फंगस जमीन में से पौधे में चली जाएगी। आपके पास पशुओं का गोबर वाला खाद है तो उसको अच्छी तरह से सड़ा गला के ट्राइकोडर्मा वगैरह डाल के ही उपयोग करें, नहीं तो फिर सीधा साधा उपाय ये है कि आप ऑर्गेनिक मैटर की आपूर्ति करने के लिए संचार 1 एकड़ में 10 से 15 किलो डाल दें। तो डीएपी के साथ में संचार डाल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपका चना का जर्मिनेशन भी आएगा, वृद्धि विकास भी बढ़ेगा और जैसे कि नमी का संग्रह करता है तो जड़े का विकास भी होगा और नमी से जल्दी से वृद्धि विकास भी करेगा। अभी तीसरी इंपॉर्टेंट बात है उकटा रोग से बचाने के लिए। वैसे बहुत सारी फंजीसाइड बीज प्रक्रिया आप कर सकते हो, बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल भी है, लेकिन अगर आप जैविक पद्धति से खेती कर रहे हो या तो आपको जैविक पद्धति से ट्रीटमेंट करना है तो एक बहुत आसान उपाय है कि जहाँ पे आपको 2 से 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम या ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 से 2.5 किलो लेना है और अच्छी तरह से सड़ा गला गोबर का खाद लगभग 50 किलो लेना है। वो बराबर मिक्स करके उसके ऊपर पानी छिड़क देना है, थोड़ा सा नमी आ जाए इतना। और उसके बाद में जो आप 18 किलो से लेके 36 किलो जो भी आप सीड रेट पसंद करते हो वैरायटी के अनुसार या तो बिजाई के समय के अनुसार,
वो बीज उसमें मिला देना है, बरोबर मिक्स करके फिर उसको बिजाई करनी है। तो ये करने से क्या होगा कि जमीन के अंदर जो फफूंदी यानी फ्यूजेरियम वगैरह होगा, जो उगटा रोग लाने वाली होगी, वो पहले से नियंत्रण में आ जाएगी। चने के ऊपर, दाने के ऊपर भी फंगस आती है तो वो भी नियंत्रण में आ जाएगी। और ट्राइकोडर्मा दूसरा भी बहुत फायदा करेगा कि जमीन में से फास्फोरस तत्व को विघटन करके पौधे को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेगा। तो ये एक प्रक्रिया है जो आप अच्छी तरह से कर सकते हो, उसका फायदा भी आपको मिलेगा। ऑर्गेनिक है, 100% निर्दोष है, आपको फायदा ही हो सकता है। उसके बाद में मानो कि आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि आपने 15 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में बिजाई कर दी है। समझो कि बिजाई के 10-15 दिनों के बाद चने के साथ खरपतवार भी आने लगेगा। तो यहाँ पे हमारा रिकमेंडेशन, मेरी भलामण ऐसी है कि आप हाथ से ही निकाल दो, क्योंकि चना बहुत सेंसिटिव क्रॉप है। तो हर्बिसाइड, कोई भी खरपतवार नाशी का उपयोग करने से पहले आप सोचना, थोड़ा सा खेत में ट्रायल ले लेना और उसके बाद में ही प्रयोग करना। तो हाथ से निकाल देते हो तो अच्छा रहेगा, मजदूरी लगेगी, लेकिन उसका दूसरी तरह से बहुत आपको फायदा होने की संभावना है। अभी ये उग के थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो शुरुआती अवस्था में कटवॉर्म करके आती है, तो उसका भी नियंत्रण बहुत आसान है। आप दवाइयों का कोई भी उस समय पे जैसे आपको उपद्रव होता है वैसे आप उपयोग करके आप कर सकते हो। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है कि यहाँ पे अभी उगने के बाद थोड़ा सा वृद्धि विकास होता है, उसके बाद में तुरंत ही उसमें डालियां बनना शुरू होती है। इस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अगत्य का पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा डालियां बनने के लिए यहाँ पे आपको एक छिड़काव करना पड़ेगा, पत्तों के विकास के लिए, पौधे के विकास के लिए और नई डालियों का विकास के लिए। यहाँ पे आप 05234 का प्रयोग कर सकते हो। ये 05234 आपके पौधे को अच्छी तरह से वृद्धि विकास तो कराएगा ही कराएगा, लेकिन डेवलपमेंट करेगा। 05234 ना मिले तो कम से कम 1261 आप छिड़काव कर सकते हो। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम डाल के आप छिड़काव कर सकते हो। चना असिंचित पद्धति से आप कर रहे हो तो छिड़काव सुबह में ही करना चाहिए, 10 बजे के बाद छिड़काव करना नहीं चाहिए। तो वहां पे आपका अच्छी तरह से डालियों का फूटान शुरू हो जाएगा और पौधा पूरा का पूरा पूर्णतया विकसित होगा। मानो कि आपने अक्टूबर की 15 तारीख को प्लांटिंग किया था, लगभग 25 से 30 अक्टूबर के बाद उसकी डालिया के फूटान शुरू हो जाएगी। मैंने जैसे बताया उसमें आपने ट्रीटमेंट भी कर दी, फूटान अच्छी तरह से शुरू हो गई। तो अभी ठंडी पड़ना शुरू होगा नवंबर में, तो और अच्छी तरह से वृद्धि विकास होगा। वहां पे अभी आपको कोई नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है। आप चेक भी कर सकते हो कि पौधा मतलब बीज लगाने के बाद लगभग 30 दिनों के बाद जमीन के अंदर नाइट्रोजन मतलब राइजोबियम की गांठें बनना शुरू हो गया होगा और वो गांठों में से नाइट्रोजन मिलना भी शुरू हो गया होगा। यहाँ पे आप पर्याप्त मात्रा में नमी बरकरार रखें। अगर नमी नहीं है तो आप वहां पे एक हल्का सा पानी इरिगेशन दे दे, एक हल्की सी सिंचाई कर दे। तो ये यहाँ पे वृद्धि विकास की अवस्था जोरों से चलने लगेगी। उसमें लगभग 40 से 45 दिनों में फूल आना शुरू हो जाएंगे। कोई अर्ली वेराइटी होती है उसमें आपको 30 दिनों से 35 दिनों में फूल दिखाई देगा। कोई वेराइटी बहुत लंबी चलने वाली होती है तो उसमें 45 से 50 दिनों भी आ सकता है। लेकिन आप समझो कि फूल से पहले की अवस्था के मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जहाँ पे डालियाँ फूट चुकी है 30-35 दिनों के आसपास में, और वहां पे आपने एक पानी भी दे दिया है, वृद्धि विकास जोरों पे है, ठंडी का मौसम है, पौधा खिल रहा है, पौधे में से पत्तों में से मैंने जैसे बताया ऑक्जेलिक एसिड निकल के नीचे गिर रहा है और नीचे दूसरे खरपतवार को उगने भी नहीं देगा। तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छा चल रहा है, उसी में ही फ्लावरिंग आएगा। अभी जब फ्लावरिंग आता है उसकी पूर्व तैयारी रूप, अगर आपकी जमीन बहुत ही हल्की है या तो आपकी जमीन की उर्वरकता बहुत ही कम है तो आपको इस समय पे 1 या 2 स्प्रे माइक्रोन्यूट्रेंट के छिड़काव करने पड़ेंगे। कर दे तो बहुत अच्छा है, बराबर। तो माइक्रोन्यूट्रेंट में आप न्यूट्रीफ्लो जैसे आप स्प्रे कर सकते हो, या तो कोई भी चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट भी स्प्रे कर सकते हो। आपके राज्य का ग्रेड पसंद करके उसमें जिंक, कॉपर, फेरस, बोरॉन, मैंगनीज वगैरह जो भी पोषक तत्व हो वो पोषक तत्वों को स्प्रे कर दो तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से आएगा। स्पेशली चने में आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो वहां पे डेफिशिएंसी अगर आई तो कम फूल आएंगे, कम पोड़ बैठेंगे, मतलब जो फली की संख्या कम होगी, या तो फली में 1 या 2 दाने की संख्या जो होनी चाहिए तो वो 2 की जगह पे 1-1 ही बैठेगा। तो ये सब करने से आपका प्रोडक्शन जो मैंने बताया 10% 20% बढ़ने की संभावना है वो बढ़ेगी। अभी मानो कि फ्लावरिंग आ गया और अभी उसमें से फलियां भी बनना शुरू हो गई है। अभी यहाँ पे एक मोड़ आता है, फलियों के विकास के लिए बायोस्टिमुलेंट स्प्रे करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लावरिंग भी चालू है,
फलियां लग रही है तो आप यहाँ पे फास्टर का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आपको फास्टर का प्रयोग नहीं करना है तो आप स्टेलर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और या तो नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कैल्शियम नाइट्रेट यहाँ पे दे दे तो अच्छा रहेगा। तो 1 लीटर पानी में 3 ग्राम डाल के, यानी कि 16 लीटर की टंकी होती है उसमें 45 से 50 ग्राम डाल के आप छिड़काव कर सकते हो। तो आपको एक बूस्ट मिल जाएगा, पौधे को एक ताकत मिल जाएगी, जिसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन होता है लेकिन कैल्शियम जो होता है वो उसमें रोल प्ले करता है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा। अभी हम पहुंच चुके हैं लगभग 50 दिनों में। मैंने जिक्र किया था 15 अक्टूबर का, 15 अक्टूबर से 50 दिन आप गिनते हो तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और उसके बाद के दूसरे 20 दिन, यानी कि आप दिसंबर महीने में प्रवेश कर चुके हो। अभी दिसंबर से लेके जनवरी की 15 तारीख यानी उत्तरायण तक का जो पीरियड होता है वो बहुत ही ठंडी का पीरियड होता है। ठंडी यानी कि जाड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। उत्तरी भारत में हमने देखा है कि राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में, और गुजरात के, उत्तरी गुजरात के इलाकों में और बिहार के कई इलाकों में ठंडी इतनी बढ़ जाती है कि सुबह में 3 बजे का तापमान तकरीबन 0 डिग्री हो जाता है। तो ये पाले का मौसम है। पाला पड़ना एक स्वाभाविक है, वातावरण का काम है, वो करेगा। इस समय के लिए आप एक पानी को बचा के रखें। जब भी गवर्नमेंट से, आईएमडी से ऐसा सर्कुलेशन आता है कि कोई ऐसी विज्ञप्ति या जाहिरात आती है कि भाई अभी अगले 2-3 दिनों में पाला पड़ने की संभावना है, यानी कि कोल्ड वेव या आने की संभावना है, तो वहाँ पे ओस गिरी होती है। ओस के बिंदु के ऊपर जब ठंडी पवन चलती है तो वो ओस का बिंदु बर्फ के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, और जो बर्फ होता है वो पत्ते को मार देता है, क्योंकि बाहर बर्फ है। ऐसे सोचो कि ये पत्ता है, पत्ते के ऊपर ओस गिरी थी और सुबह में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक तापमान गिर के 0 या -1 हो जाता है। तो जैसे ही 0 या -1 होता है तो वहाँ का जो ओस बिंदु है वो बर्फ में कन्वर्ट होगा, और बर्फ अंदर के, पत्ते के अंदर के साइड में जो पानी होता है उसको भी बर्फ में कन्वर्ट कर देती है। तो पत्ते के जो कोश है, सेल है, वो सेल को रप्चर कर देते हैं। इसको हम पाला बोलते हैं। अभी इस सिचुएशन से बचने के लिए मैं 2-3 उपाय बताता हूँ कि एक तो आप पानी बचा के रखें, 1 या 2 पानी दे दें। मानो कि आपको दिसंबर की 15 तारीख को पाला पड़ने की संभावना है तो दिसंबर की 13 या 14 तारीख को पानी दे दें। पानी देने से क्या होगा कि जमीन के गीली रहेगी, तो जो ओस गिरने वाली है वो पत्ते पे ना रह के जमीन पे चली जाएगी। जहाँ पे गीलापन ज्यादा होता है वहां पानी चला जाता है। पत्ता थोड़ा गर्म होता है 5 डिग्री, जमीन थोड़ी ठंडी होती है तो जमीन पे वो चला जाएगा, तो बर्फ बनने की संभावना नहीं रहेगी और आपका फसल बच जाएगा। तो पानी दे दे। दूसरा एक उपाय ऐसा है कि आप आसपास में धुआं कर दे। मतलब आपका एक खेत है, मानो कि 1 एकड़ का या 2 एकड़ का खेत है, उसके आसपास में पुराने जो फसल है आपके, उसके जो अवशेष बचे हैं उसको थोड़ा जला के, आधा अधूरा जला के उसमें धुआं कर दे। तो शाम के समय पे आप धुआं कर देते हो तो ओस कम गिरेगी, तो वो बर्फ का जो असर होने वाला है वो भी कम होगा। उसके अलावा भी कई उपाय है, जैसे कि आप 1000 लीटर पानी में 500 मिली से लेके 1 लीटर तक, उससे ज्यादा नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड डाल के आप छिड़काव कर सकते हो। और ये भी आपको अनुभव नहीं है तो एक बार थोड़ा सा अनुभव कर ले, या तो आप एमोनियम सल्फेट का भी छिड़काव कर सकते हो, या तो कोई भी यानी कि 13-045 कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह का छिड़काव कर सकते हो सुबह में। आज सुबह में किया तो कल सुबह, परसों सुबह, 3-4 दिन तक उसकी असर चलती है। तो ये छिड़काव करने से खाद का तो खाद मिलेगा, प्लस पौधा जो है वो मजबूत हो जाएगा। उसके अलावा भी एक उपाय है कि आप सिलिकॉन का छिड़काव करके रख सकते हो। सिलिकॉन एक ऐसी चीज है जो पौधे को, पत्ते को, तने को, जड़ों को मजबूती देती है। ये मजबूती के कारण जो सेल रप्चर होने वाला है, टूटने वाला है, पत्ते के अंदर जो पानी, बर्फ होने वाला है वो कम होगा, या तो 0 डिग्री पे नहीं पहुंचेगा और आपकी फसल बच जाएगी। तो ये पाले से बचने के 3-4 उपाय मैंने बताए कि जैसे पानी दे देना, अगर पानी दे दिया है और फिर से पानी नहीं देना है तो आप धुआं कर दो, और कैल्शियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट ऐसा कोई छिड़काव कर दो। बायोस्टिमुलेंट का भी छिड़काव कर सकते हो, जैसे कि फास्टर। तो ये कुछ छिड़काव कर दो, उसकी वजह से पौधे को थोड़ी मजबूती रहेगी, तो थोड़ा फायदा होने की संभावना है। लेकिन एक बार पाला पड़ गया
वो रप्चर हो गया, उसके बाद कोई उपाय काम करता नहीं है, पहले ही ये सब करना पड़ता है। तो ये करने से आपका फसल जो है वो पाले से थोड़ा बच सकता है, थोड़ा नुकसान कम होगा। दिसंबर महीना एंड होने की कगार पे है, वहां तक अगर हम पहुंच गए हैं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पूरा का पूरा मेहनत, मतलब जमीन की तैयारी, बीज का सिलेक्शन, खाद डाला, बीज प्रक्रिया, फिर पानी और पाले सबसे बचा के आप ले आए हो यहाँ तक कि अभी फसल के ऊपर फलियां लग चुकी है, फलियों में दाने विकास हो रहे हैं और उस दाने को खाने के लिए एक इल्ली आएगी जिसको हेलियोथिस बोलते हैं। वो जो इल्ली होती है वो बहुत बहुत नुकसान करती है, मतलब लाखों की संख्या में आती है, कभी कभी तो एक पौधे पे 1 2 3 इल्ली देखने को मिलती है। ये सीधा फली को खाएगी, फल्ले के अंदर दाने को खाएगी। तो ये बचाने के लिए आपके पास बहुत ही बढ़िया उपाय है जिसका नाम है रेपीजेन। रेपीजेन जो है जिसमें क्लोरान साल्ट है, आपको लेना है सिर्फ 50 मिली 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको सुबह के टाइम पे छिड़काव करना है। ये सुबह के टाइम पे लगभग 10-11 बजे तक आप छिड़काव कर सकते हो। अगर आपका दोपहर में छिड़काव करना छूट गया तो आप शाम के समय छिड़काव कर सकते हो 4 बजे के बाद। तो ऐसा छिड़काव करने से आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, क्योंकि ये इल्ली को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने में कारगर है। तो ये उपाय करने से आपकी फसल बच सकती है। जरूरत पड़ने पर आप 15 या 20 दिन के बाद दूसरी बार भी छिड़काव कर सकते हो, यानी 1 या 2 बार छिड़काव करने से आपकी फसल आपके हाथ में आ जाएगी। ये फसल कुल मिला के 100 दिनों से लेके 130-40 दिनों की है। कोई काबुली वगैरह कोई वेराइटी ऐसी है जो 150 दिन तक चलती है, लेकिन आपने 15 अक्टूबर में बोया है, अक्टूबर आधा, फिर नवंबर, फिर दिसंबर और जनवरी, यानी कि 100 दिन आपके क्रॉस हो गए, उसके बाद ज्यादा कोई प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है। और यहाँ तक पहुंचने के बाद आपने इल्लियों के लिए भी स्प्रे कर दिया और बचा लिया, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ आपको उत्पादन लेना है। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपका बीज का चयन के बाद बीज का दर वो आप कब बुआई कर रहे हो और कौन सी वेराइटी बुआई कर रहे हो उसके आधार पे होता है। बीज दर रखना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें उखटा भी आता है और पाला भी पड़ता है, उसमें नंबर ऑफ प्लांट कम हो जाते हैं। 25 से 30 पौधे प्रति स्क्वायर मीटर में अगर हो तो उत्पादन अच्छी तरह से 5-6-7 क्विंटल तक जा सकता है। दूसरी बात, बीज प्रक्रिया मैंने बताई वो एक ऑर्गेनिक है, निर्दोष है, वो आप कर सकते हो। तीसरा मैंने बताया खरपतवार के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, दवाई नहीं डालनी है, हाथ से ही निराई गुड़ाई कर लेनी है। जरूरत पड़ने पर एक बार आप अंदर बैल वाला जो हैरो होता है, कल्टीवेटर होता है, वो चला सकते हो, जिसके कारण थोड़ा मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और पौधे को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, तो वो एक कर सकते हो। उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा कीट नियंत्रण, थोड़ा सा रोग नियंत्रण और पाले से बचाव, इतना करने से आपका उत्पादन सही में बहुत अच्छी तरह से, आप 4-5 क्विंटल ले रहे हो तो 5 या 6 या 7 क्विंटल पे जा सकते हो। तो ये करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, बहुत कम लागत में अच्छी खेती है और प्रोडक्शन भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अभी तक आपने हमारा एग्रोस्टार का ये यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले। मैंने जो बताई बात वो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और कमेंट डालें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और आपको कोई प्रश्न हो, यानी कि मैं कुछ बोला नहीं हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई है और आप कुछ और जानना चाहते हो तो भी कमेंट में बताएं। हमारे एग्री डॉक्टर आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर है।